साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम कक्षा 10वीं के प्रश्न हल कर रहे हैं। अध्याय 2 से दो चरों का रैखिक समीकरण हम हल करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न तीसरे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनमें से पहला प्रश्न मैं यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ करने के लिए क्या कहा गया है। तो यहाँ जो समीकरण दिया गया है, दो चरों का रैखिक समीकरण है। ये दो चरों का रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें घात ना हो। दूसरा चीज, रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है कि उसमें घात नहीं होते हैं। और दो चर मतलब देखिए एक्स वाई, या इसकी जगह ए बी भी हो सकता था, पी क्यू भी हो सकता था, लेकिन दो चर होंगे तो ऐसे समीकरण को हम दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दो चर का रैखिक समीकरण दिया है। कभी भी एक समीकरण से हम मान नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हमेशा दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, जिनका एक दूसरे में उपयोग करके हम x और y का मान निकालते हैं। ऐसा करने के लिए या इस प्रकार से मान निकालने के लिए चार विधियां होती हैं। चार विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि होती है, ग्राफीय विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन, जो हम अभी देखेंगे इस प्रश्न में, उसी को ज़्यादातर हमको देखना है। प्रतिस्थापन, विलोपन, और एक होता है ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक है, ये चार विधियां होती हैं दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने के लिए। लेकिन अभी जो ये आपका चैप्टर है प्रश्नावली 2, इसके पहले प्रतिस्थापन और विलोपन पर चर्चा किया गया है। इसी के बारे में सिलेबस में है यहाँ पर हल करने के लिए, तो हम इन दोनों विधियों से हल करेंगे। लेकिन यदि किसी को ग्राफी विधि से कैसे हल करना है या ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है ये समझना हो, तो वो हमको मैसेज करके या कमेंट में रिप्लाई करके हमको बोल सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि भाई ये दोनों विधियां भी बताइए। या जब एक समय मिलेगा या कुछ हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ग्राफी विधि और ब्रज गुणनखंड विधि को भी इसी चैनल में आगे चर्चा करेंगे। तो अभी साथियों, हमको ये दोनों विधियों को छोड़ देना है। ब्रज गुणनखंड विधि, हमको क्या करना है अभी? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करना है। अब एक ही प्रश्न को प्रतिस्थापन और विलोपन से हल करने के बजाय हम कोशिश करेंगे कि इस तीसरे प्रश्न के हर एक प्रश्न को किसी को प्रतिस्थापन में और किसी को विलोपन में हम हल करके बता दें, ताकि आप उनकी सहायता से बाकी प्रश्नों को जिसमें आपकी इच्छा हो प्रतिस्थापन या विलोपन, उससे आप हल कर सकें। देखिए, प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आपको अपने हिसाब से प्रतिस्थापन या विलोपन जो आपको सरल लगे उसका उपयोग करना है। लेकिन यदि यह नाम स्पष्ट लिख दिया जाए कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा, या फिर विलोपन लिखा है तो विलोपन से ही हल करना पड़ेगा। और ऐसा लिख के कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड पेपर्स में या आपके एनुअल एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि प्रतिस्थापन से ही हल करना है या विलोपन से ही हल करना है। लेकिन यदि नहीं दिया है, किसी भी विधि से कहा है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पहले क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। क्या करना है इसमें, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इन समीकरणों को नाम दे दिया, 2, 1 और 2। अब हमको यहाँ प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने इस समीकरण, दोनों में से एक छोटा समीकरण आप छांट लीजिए। दोनों में से किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, लेकिन छोटा समीकरण को ले लीजिए। तो देखिए, दोनों में से ये छोटा दिख रहा है, आप क्या करिए, उसको ले लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये आपके पास आ गया। इसमें से क्या कीजिए, x को इधर ही रख के इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखिए, y पक्षांतर होके इधर आएगा, तो ये y का हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। और ये -1 पहले से था, ये हमने रख लिया। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है साथियों, एक बार फिर से समझिएगा, ये दो समीकरण दिए रहेंगे, इनमें से छोटा जो समीकरण होगा उसका हमको उपयोग करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रश्न बस सरल होता है। आप चाहें तो दूसरे प्रश्न से भी तीसरा समीकरण बना सकते हैं, पहले समीकरण से भी तीसरा समीकरण बना सकते हैं, दूसरा से भी तीसरा बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिससे आपको मन करे आप तीसरा समीकरण बना लीजिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो छोटा समीकरण होगा उससे तीसरा समीकरण बनाइए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ये 1 से हमने बना लिया, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये हमने बनाया है। अब समीकरण
2 में, याद रखिएगा जिससे आपने बनाया है उसको छोड़कर, इसको 1 से बनाए हैं इसलिए 2 में, यदि इसको 2 से बनाए होते, तीसरा समीकरण को किस समीकरण से बनाए होते, दूसरा से बनाए होते, तो यहाँ पर क्या लिखते, समीकरण 1 में। ठीक है, ये मेथड है, याद रखेंगे। जिस समीकरण से आपने समीकरण 3 बनाया है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जो दूसरा समीकरण होगा उसका आप उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया था, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 हमने लिया, यहाँ पर y को ट्रांसफर कर दिया तो x बराबर y माइनस 1 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, समीकरण 1 से हमने इसको बनाया है, तो हम समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में ये जो x निकाले हैं ना, इसका ये जो समीकरण x हमने निकाला है, x का मान रखने पर, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हमने x का मान कहाँ रखना है, x की जगह पर रखना है। पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, 3 लिख लिया हमने। x की जगह पर x का मान क्या निकाला हमने, y माइनस 1। तो y माइनस 1 इक्वल टू सॉरी यहाँ पर -2 बचा हुआ है, तो -2y इक्वल टू 12। अब कोष्टक तोड़िएगा तो 3 का y से गुणा हो जाएगा 3y, और 3 का x से गुणा हो जाएगा 3 एकम 3, लेकिन ये धन है और ये ऋण है इसलिए क्या हो जाएगा, ऋण 3, और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y वाले को एक साथ रख लीजिए और संख्या वाले को पक्षांतर कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया 3y माइनस 2y, और यहाँ पर आ गया 12, और ये जो 3 है पक्षांतर होके इधर चला जाएगा, या स्थानांतरण हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपको समझ में आता है वो कर लीजिए। अब यहाँ 3 इधर आ गया, लेकिन आप देखिए यहाँ माइनस था, इधर आने से क्या हो जाएगा, ये प्लस। इस प्रकार से मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये 3y माइनस 2y हमने उसको जैसा है वहाँ लिख लिया, बराबर यहाँ पर 12 और 3 ये हो गया 15। अब 3y में से 2y गया तो सीधा सा है y बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 15। तो हमको क्या करना है, ये जो y है, ठीक है, y के मान को समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। अभी यहाँ समीकरण 3 का उपयोग करना है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर y माइनस 1। तो यहाँ पर आप रखिए x, y का मान कितना निकाला आपने, 15, और ऋण 1, तो x का मान आ गया 14। तो यहाँ पर आपने y और x का मान निकाल लिया। ये प्रतिस्थापन विधि क्यों कहलाता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने क्या किया, किसी एक समीकरण के सहायता से तीसरा समीकरण निकाला, दोनों में से किसी की सहायता से आप तीसरा समीकरण निकाल सकते हैं, और यहाँ जो x का मान है उसको जिस समीकरण को हमने निकाला है उसको छोड़कर दूसरे समीकरण में हमको रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक जगह पर किसी एक वैल्यू का मान रख रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, x को हटाकर x की जगह पर y वाले मान डाल रहे हैं। देख सकते हैं आप, x की जगह पर हमने y वाले मान डाला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह के x को हटाकर उसकी जगह y का मान हम स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। और इस विधि की सहायता से हमने यहाँ पर y और x का मान निकाला हुआ है, y का मान। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण में अतः x बराबर 14 और y बराबर 15 होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए समीकरणों को हल करना है। यहाँ पर आपको समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये सिंपल से एक कंडीशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 को हमने क्रमशः 1 और 2 नंबर का समीकरण बना लिया, और जो हमको छोटा लगेगा उस समीकरण की सहायता से एक तीसरा समीकरण भी बना लेंगे। पहला की सहायता से बनाया है तो दूसरा में मान रखेंगे, यदि दूसरा के सहायता से बनाए होते तो पहला में मान रखते, और इसकी सहायता से हमको y का मान मिल जाता।
इस y के मान को हमको वापस से क्या करना है, इस तीसरे समीकरण में रखना है, तो फिर हमको x का मान मिल जाएगा। तो ये आपका होता है साथियों प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ पर डाउट लग रहा है या कुछ समस्या है रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमको अवगत कराइएगा। कोई सुझाव है तो भी बताइए। तब तक के साथियों गणित बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।